एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। बिल्कुल बेसिक है ये और एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर आपका सी टेट हो, एमपी टेट हो, इवन यहां से केवीएस और DSSS जैसे एग्जाम्स में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और फैमिली फ्रेंड्स जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। चलिए आज हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, उससे पहले ये जो साइकोलॉजी वर्ड है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, साइकी प्लस लोगोस। ये बिल्कुल बेसिक है गाइस, लेकिन क्या है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए मैं एक बार समझा देती हूं। तो साइकी का क्या मतलब होता है? सोल, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या निकल गया? स्टडी ऑफ सोल। ये किसके द्वारा ये बात की गई? एरिस्टोटल के द्वारा। किसके द्वारा ये बात की गई? एरिस्टोटल, या जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अरस्तु। ठीक, और ये जो साइकोलॉजी टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया? तो रुडोल्फ गोकेल के द्वारा। रुडोल्फ गोकेल के द्वारा ये टर्म दिया गया साइकोलॉजी। अब इसमें ये साइकोलॉजी की बात आती है तो ये बात कही जाती है कि सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा खोई, फिर अपना माइंड खोया, फिर अपनी कॉन्शियसनेस खोई, और फिर थोड़ा सम शॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट, मतलब थोड़ा सा व्यवहार बचा हुआ है। सबसे पहले सोल मतलब अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, फिर अपनी कॉन्शियसनेस खोई मतलब चेतना, एंड देन सम शॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, मेनली 3 स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, 3 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। कौन कौन से? बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, और थर्ड है ह्यूमनिज्म। ठीक, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस एंड देन ह्यूमनिज्म। अब हम बात कर रहे हैं गाइस, जो एक एक स्टेप बाय स्टेप अब हम बात करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है गाइस? संरचनावाद। इसके फादर कौन है? तो विल्हेम वुंट, और विलियम वुंट को ही फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, विलियम वुंट को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने ही, विलियम वुंट ने ही सबसे पहले लिप्जिग जर्मनी में साइकोलॉजी की लेबोरेटरी खोली थी। साइकोलॉजी की क्या खोली थी? लेबोरेटरी। लिप्जिग जर्मनी में इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है और फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। इनके एक शिष्य हैं टिचनर, उनकी एक शिष्य है वॉशबर्न, इनके शिष्य हैं टिचनर
उनकी शिष्या हैं वॉशबर्न, जिन्होंने सबसे पहले पीएचडी की थी। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि वॉशबर्न के द्वारा पीएचडी की गई थी, और वुंट के शिष्य हैं टिचनर और उनकी शिष्या है वॉशबर्न। चलिए, स्ट्रक्चरलिज्म की बात हो गई। अब हम बात करेंगे फंक्शनलिज्म की, प्रकारवाद की। प्रकारवाद, इसके फादर हैं विलियम जेम्स। इनकी एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, ये याद रखना है इनकी बुक का नाम। और विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। इस थ्योरी में आप क्या है, ऑलमोस्ट बहुत सारी थ्योरीज के जनक या फिर कह सकते हैं फादर जान लेंगे। ठीक, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म के विलियम वुंट हो गए और विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के हो गए। इस तरीके से और भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उनके आप सबके जनक समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है एक आध नंबर में एज इट इज पूछ लिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ दिस थ्योरी। ठीक, फिर है साइको एनालिसिस। इसके कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है, इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई है, इद, ईगो और सुपर ईगो। यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं हम सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो बताई गई है, इद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक, और एक बताया कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, चेतन और अचेतन और अवचेतन, इस तरीके से 3 अवस्थाएं वो हैं। तो सबसे ये इंपॉर्टेंट है इद, ईगो और सुपर ईगो। इद जो होता है वो हमेशा प्लेजर पर काम करता है। इद जो है वो क्या, प्लेजर पर काम करता है। सुपर ईगो जो है वो हमेशा मोरलिटी पर काम करता है, और जो ईगो है वो रियलिटी पर काम करता है और बैलेंस बनाए रखता है किस किस के बीच, इद और सुपर ईगो के बीच। ईगो जो होता है वो बैलेंस बनाने का काम करता है। थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि इद, ईगो और सुपर ईगो किस तरीके से काम करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और उसे पता है कि अगर वो और ज्यादा मीठा खाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इद क्या कहेगा, प्लेजर वाला काम है भाई, खाना अच्छा लग रहा है, चाहे कुछ भी हो, चाहे तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, मिठाई खानी है मतलब खानी है। ये हो गया इद। या छोटे बच्चे के लिए चॉकलेट का एग्जांपल ले सकते हैं, उसे पता है कैविटी हो सकती है लेकिन उसे चॉकलेट खानी है तो खानी है, तो ये प्लेजर इद का काम हो गया। सुपर ईगो क्या कहेगा, डायबिटीज है, बिल्कुल भी स्वीट्स नहीं खानी है, कोई भी मिठाई नहीं खानी है, ये मोरलिटी पर काम करता है, ये प्लेजर पर काम करता है, इसे कोई मतलब नहीं होता चाहे तबीयत बिगड़े कुछ भी हो, इसका काम क्या है, केवल प्लेजर को गेन करना, बस खुश रहे। फिर उसके बाद जो ये सुपर ईगो ही हमेशा मोरलिटी पर काम करता है, नहीं चॉकलेट या फिर मिठाई जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो, हमें ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। फिर ईगो क्या है, ये रियलिटी है और बैलेंस का काम करता है। अब ये क्या कहेगा कि जो मिठाई है, जैसे सपोज रसगुल्ला है इतना बड़ा, तो उसका ये थोड़ा सा 1/4 पार्ट खा लेते हैं, तो इससे ना ज्यादा प्रॉब्लम होगी और यहाँ पर सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा कि हाँ हमने मिठाई खा ली। एक छोटा सा एग्जांपल था, आप लोग इससे समझ सकते हैं कि जो इद है वो प्लेजर पर काम करेगा, उसे कोई मतलब नहीं आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे आपको चोरी करनी पड़े, चाहे कुछ, आपको मिठाई खानी है मतलब खानी है। सुपर ईगो मोरलिटी पर काम करता है कि नहीं भाई हम चोरी की मिठाई तो खाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ हो, चाहे कितना अंदर से मन कर रहा हो। फिर ईगो क्या कहता है, ये एक रियलिटी है और बैलेंस का काम करता है। ये कहता है कि ठीक है, अगर रसगुल्ला या कोई भी मिठाई उसका हम 1/4 पार्ट खा लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट खा लेते हैं, तो हमने मीठा भी खा लिया और हमें इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो सिगमंड फ्रॉइड को साइको एनालिसिस का मनोविश्लेषणवाद जिसे बोलते हैं, मैं यहां पर लिख देती हूँ, मनोविश्लेषणवाद का फादर या जनक कहा जाता है। ठीक, ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ जाएंगे बिहेवियरिज्म पर।
बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद जो है, इसके फादर कौन है? जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के फादर हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मुझे 1 दर्जन बच्चे लाकर दे दो, 1 दर्जन इन्फेंट्स, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूं। इन्फेंसी पीरियड पता होगा आपको, हम लोगों ने डेवलपमेंट में पढ़ा है। इन्फेंसी होता है मतलब शैशवावस्था 0 to 2 years। 0 क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम ईयर्स में काउंट करते हैं, जब तक बच्चा 12 महीने का नहीं हो जाता या हम उसे ईयर में काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम 0 लगाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट वाली अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो मैंने एक पूरी डेवलपमेंट पर बना रखी है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पर बना रखी है। हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट के बीच जो रिलेशन है, जिस वजह से जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में डेवलपमेंट करता रहता है, विकास पर निरंतर चलता रहता है। तो सीडीपी फुल कोर्स में अनुभव स्टडी फैक्ट्स में आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी या फिर यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगी। ठीक, तो जो इन्फेंट्स आप मुझे कितने 1 दर्जन बच्चे लाकर दे दो, मैं उनको चोर, डाकू, सिपाही, डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर कुछ भी बना सकता हूं। मतलब ये बेसिकली कंडीशनिंग पर काम करते थे कि आप बच्चे की कंडीशनिंग करके उन्हें कुछ भी बना सकते हैं। तो व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन को कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। व्यवहारवाद के बाद अब हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इसके फादर कौन है? वर्टहाइमर, जिसे हम हिंदी में वर्दीमर भी बोलते हैं। ये गेस्टाल्टवाद के फादर हैं। गेस्टाल्टवाद क्या है? इसमें सबसे पहले एक तो फील्ड थ्योरी, ये बहुत पूछा जाता है, कर्ट लेविन के द्वारा दी गई। कोहलर के द्वारा इंसाइटफुल लर्निंग, और कोफका। तो देखो, अब सबसे पहले यहां आपको ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक, बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, कर्ट लेविन, कोहलर, कोफका और वर्टहाइमर, या फिर जिसे हम हिंदी में वर्दीमर बोलते हैं। ये गेस्टाल्टवाद से, इसको हिंदी में गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद। ठीक, ये चारों नाम आपको पता होना चाहिए। वर्टहाइमर हो गया, कर्ट लेविन हो गया, कोहलर और कोफका। अब आपको क्या है, ऑप्शन आपको अलग अलग आ जाएगा कि भाई जो गेस्टाल्टवाद है उनसे कौन कौन रिलेट करता है। तो आपको यहाँ पर एक प्याजे अगर बीच में दे दिया तो वो वाला ऑप्शन कट जाएगा, बायगॉट्स की दे दिया वो कट जाएगा। मतलब इस तरीके से 4 अलग ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्टहाइमर है, कर्ट लेविन है, कोहलर है और कोफका है। ठीक, अब इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में एक चिंपैंजी पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। ये जरूर एग्जाम में पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, सुल्तान। ये चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया गया था कोहलर के द्वारा अपनी इंसाइटफुल लर्निंग में, उसके बारे में बात होती है। गेस्टाल्टवाद में क्या होता है गाइस, जो पूरा होल होता है, इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब ये जिससे ये मिलकर बना होता है, ये जो पूरा ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये जो पूरा होल है ये इससे बड़ा होता है। ये क्या होता है? बड़ा होता है। द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। ये गेस्टाल्टवाद की एज इट इज आपको लाइन देखने को मिल जाएगी। ये एक आपको पूरा कोड दे दिया जाएगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये किस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से लिया गया है, साइको एनालिसिस से, गेस्टाल्ट से, बिहेवियरिज्म से या फिर कॉग्निटिविज्म से। तो आपको अब पता चल गया होगा कि ये किससे लिया गया है, गेस्टाल्टवाद से। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने कॉग्निटिविज्म पर। कॉग्निटिविज्म मतलब क्या होता है गाइस? कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, ये मैं भी आपको समझाती हूं। संज्ञानवाद मतलब यहां पर आपकी थिंकिंग कैपेसिटी देखी जाएगी,
प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी देखी जाएगी कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, रीजनिंग कैसे लगाते हो, सब कुछ। मतलब ये जो कॉग्निटिविज्म है, मतलब ये रिलेटेड होता है हमारे ब्रेन माइंड से, जहां पर हम अपने सोचने समझने की शक्ति बोल सकते हैं इसे, सोचने समझने की शक्ति। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। कॉग्निटिविज्म मतलब क्या होता है, संज्ञानवाद, जहां पर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, मतलब हम चीजों की तर्कना लगा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। अब हम आगे चलते हैं, ह्यूमनिज्म। ये लास्ट है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म के फादर है कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। ठीक, अब्राहम मैस्लो के द्वारा एक थ्योरी दी गई है, या एक कह सकते हैं हायरार्की दी गई है आवश्यकता के लिए। तो वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये क्या है गाइस, मैं जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ, एक प्रीवियस ईयर सेट हो गया या फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो जरूर देखिए गाइस। उसमें क्या है, मैं एक एक क्वेश्चन में जो जो नाम आ रहे हैं, चाहे किसी साइकोलॉजिस्ट का आ जाए या कोई थ्योरी आ जाए, तो मैं वहां पर आपको पूरी समझाती हुई चल रही हूँ। तो एक बार आप उसे जरूर देखो। अभी हमारे 9 सेशन उसमें कंप्लीट हो गए हैं। तो उससे क्या है, पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। एक तरफ आपका थ्योरी वाला सेशन चल रहा है और एक बार आपका एमसीक्यू वाला सेशन चल रहा है। तो मतलब आप इनको थोड़ा सा ध्यान देकर चलिए। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब होता है जो बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं आपकी, रोटी कपड़ा मकान, यहाँ पर बेसिक नीड्स आ जाएंगी। फिर यहां पर आ जाएंगी आपकी सेफ्टी नीड्स। ये डायग्राम भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और एक यहाँ पर मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बना के बता रही हूँ। सेफ्टी नीड्स है कि भाई एक दिन का तो अब रोटी मिल गई, लेकिन अब सेफ्टी तो तभी कहलाएगी ना जब अगले दिन सोने के लिए छत होगी और खाने के लिए रोटी या खाने के लिए चीजें होंगी, तभी तो भाई व्यक्ति जो है वो अपने आप को सेफ महसूस करेगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट होने के बाद सेफ्टी नीड्स आती है कि व्यक्ति के पास कम से कम अब रहने के लिए परमानेंट जगह हो गई, खाने के लिए उसको बराबर 2 टाइम का खाना मिल रहा है, पर डे खाना मिल रहा है। तो ये सेफ्टी नीड्स हो गई। फिर उसके बाद आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, अब यहाँ पर उसकी सेफ्टी भी हो चुकी है, तो अब वो क्या करेगा, रिलेशनशिप बनाना चाहेगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहेगा। और फिर उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं सेल्फ एस्टीम मतलब अब वो समाज में अपना स्टेटस चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। तो ये जो 3 थी ये बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं। ये क्या है, बेसिक नीड्स हैं। और ये जो 2 अभी हम पढ़ेंगे ये हायर नीड्स हैं। और ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, आप किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दें। केवल 2% से भी कम व्यक्ति इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। सबको फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। सेफ्टी नीड्स होनी चाहिए कि भाई एक दिन का खाना मिल गया, अगले दिन का भी खाना मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए। लव एंड बिलोंगिंगनेस मतलब हेल्दी रिलेशनशिप बने रहे हमारे सोसाइटी के साथ, ऐसा नहीं कि अलग थलग पड़े रहे, सेग्रीगेट कर दिया जाए सोसाइटी के द्वारा। सेल्फ एस्टीम मतलब अब एक जॉब हो, उसका स्टेटस हो, रिस्पेक्ट मिले समाज में। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है अपने आप से भी बढ़कर दूसरों को देखना। मतलब आप दूसरे की जान बचाने के लिए या दूसरे की हेल्प करने के लिए आप बिल्कुल तत्पर है। जैसे जो सैनिक वगैरह होते हैं जो हमारी जान को सेव करने के लिए, बचाने के लिए बॉर्डर्स पर है, तो वो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब यहाँ पर उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनकी तो जान जा रही है। किस लिए, वो भी हमारी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो ये जो सेल्फ एस्टीम है बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं, ये अब्राहम मैस्लो ऐसा
कहते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कर लिया। जो साइकोलॉजी वर्ड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रुडोल्फ गोकेल के द्वारा दिया गया, फिर स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, फिर बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म में फादर बताना मैं भूल गई, तो एक बार आप कॉग्निटिविज्म के, मैं कॉग्निटिव पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया लेकिन कॉग्निटिविज्म के फादर नहीं बताए। कॉग्निटिविज्म के जो फादर कह लीजिए जेरोम ब्रूनर और मिलर, ठीक, ब्रूनर एंड मिलर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कॉग्निटिविज्म हो गया और ह्यूमनिज्म हो गया। तो यहां पर हमने हर थ्योरी जो अभी हमने एक्सप्लेन करी उसमें गाइस सभी के जनक पता चल गए। जनक से एज इट इज आपको 1-2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, स्पेशली एमपी टेट में तो खासकर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एमपी टेट में क्या होता है, जब 30 नंबर का सीडीपी आता है तो यहां पर कम से कम आता है आपका 12 से 17 नंबर का फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है, जो बिल्कुल फैक्ट पर बेस है कि ऐसा होता ही है। और बाद बाकी जो नंबर बचते हैं वो कंसेप्चुअल चीजें, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सी टेट में क्या होता है, सी टेट में 25 और 25 प्लस आपसे पूछा जाता है कंसेप्चुअल, और मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 नंबर पूछ लिए जाते हैं फैक्चुअल के। तो अब आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी हिसाब से अब आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। कंसेप्चुअल चीजें सी टेट में ज्यादा आती हैं और एमपी टेट में आपकी फैक्चुअल पॉइंट्स बहुत आते हैं। मैं आपको एक दिन 1 लीनियर फैक्ट्स की एक सीरीज स्टार्ट करूंगी जब एग्जाम आने वाला हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम 31 जनवरी को है। तो लगभग 1 जनवरी से आपको 1 लीनियर फैक्ट्स की एक सीरीज देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी हमने इसमें पूरे जनक कर लिए, ऐसे ही और भी हैं जो थ्योरीज हैं जिनके जनक हैं वो अभी रह गए, तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा एक 1 लीनियर फैक्ट्स में डिस्कस करेंगे। 1 लीनियर से एक तो बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं, प्लस वेटेज भी अच्छा खासा है एमपी टेट में। तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हो गया गाइस। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उससे आपको ये पता चल जाए कि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।